Assalamu alaikum friends, myself Imran Khan. I welcome all of you in this YouTube channel उड़ान क्लासेस. फ्रेंड्स, इससे पिछली जो क्लास थी उसमें हमने हिस्टोन मॉडिफिकेशन के एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन प्रोसेस को समझा. हमने जाना कि कौन कौन से एंजाइम्स इन प्रक्रियाओं में काम आते हैं और किस तरह से जो मॉडिफिकेशन है वो एक यूक्रोमेटिन स्टेज को हेटेरोक्रोमेटिन स्टेज में और हेटेरोक्रोमेटिन स्टेज को यूक्रोमेटिन स्टेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. फ्रेंड्स, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अभी हम जो मॉडिफिकेशंस पढ़ रहे हैं ये इस हिस्टोन टेल पे होने वाले मॉडिफिकेशंस हम पढ़ रहे हैं. हिस्टोन टेल के अलावा एक और तरह के मॉडिफिकेशंस यहाँ देखे जा सकते हैं और बहुत सी बार तो ये जो हिस्टोन टेल मॉडिफिकेशन है यही मॉडिफिकेशन उस दूसरे तरह के मॉडिफिकेशन को इनिशिएट करते हैं. उसका नाम है क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स. हिस्टोन टेल मॉडिफिकेशन में हम हिस्टोन टेल के थ्रू डीएनए में होने वाले चेंजेस को स्टडी करते हैं, लेकिन जब हम क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि किस तरह से हिस्टोन टेल नहीं बल्कि ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है इस पूरे हिस्टोन ऑक्टामर की पोजीशन को जो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो शिफ्ट करते हैं, इसे स्लाइड कर देते हैं इस ऑक्टामर को, या इसे रिमूव कर देते हैं, और या फिर इसके जो सब यूनिट्स हैं उनको कुछ चेंजेस उनमें कर देते हैं, उनको रिप्लेस कर देते हैं. तो ये बात हम जो रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स जो हैं उनके बारे में, जिन्हें हम न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे. फिलहाल हमारा कंसर्न जो है वो हिस्टोन टेल मॉडिफिकेशन के ऊपर है और इस मॉडिफिकेशन ये किस तरह से हुआ, किन एंजाइम्स के प्रभाव में हुआ और इससे क्या इफ़ेक्ट हुए उसके बारे में हम फिलहाल जो हैं वो चर्चा कर रहे हैं. फ्रेंड्स, पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बात की थी कि डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं उनकी प्रेजेंस में ये मॉडिफिकेशंस हिस्टोन टेल पर देखने को मिलते हैं. दोस्तों, अगर जे हम अपने उस पिछली क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने कहा था कि हेड्स जो एंजाइम हैं, हेड्स यानी हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, यानी कि एसिटाइल ग्रुप का हिस्टोन पर ट्रांसफ़र करने वाले एंजाइम जिन्हें हमने हेड्स कहा या इन्हें हमने कैट्स भी कहा. इन्हें कैट्स इसलिए कहा क्योंकि लाइसिन जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड रेजिड्यू जो होता है, उसकी पोजीशन पर ये जो एसिटाइल ग्रुप है इसका ट्रांसफ़र इस कैट या हेट एंजाइम के थ्रू किया जाता है. तो K इज ए सिंबल ऑफ लाइसिन, दैट्स वाई वी यूज़ हेयर KAT. तो फ्रेंड्स, आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ इन एंजाइम्स को हम समझने की कोशिश करेंगे. फ्रेंड्स, हम ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि हेड्स या कैट्स जो एंजाइम है ये हिस्टोन टेल का एसिटाइलेशन करते हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई वो ये कि एसिटाइलेशन का जो प्रोसेस है, यानी मॉडिफिकेशन में अगर हम एसिटाइलेशन करते हैं तो ये एसिटाइलेशन हमेशा जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा. ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करने वाला होगा, जीन सीक्वेंसेस जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाने वाला होगा ताकि ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन या जो भी फर्दर इसमें प्रोसेस हैं वो यहाँ पर संपन्न हो सकें. तो ये तो आपको ध्यान में रखना है कि एसिटाइलेशन जो है वो डीएनए सरफेस को प्रोवाइड करवाने वाला है ताकि ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी वहाँ पर आकर के जो है ट्रांसक्रिप्शन कर सकें. आज हम इसको एक दूसरे और इम्पॉर्टेंट सेंस से पढ़ेंगे, राइटर, रीडर एंड इरेजर, यानी इन्हें किन नामों से हम बुलाएंगे. कल की हमारी क्लास में हमने देखा कि हेड्स जो हैं ये एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र इस हिस्टोन टेल पर करते हैं, फिर वो H3 हो, H4 हो या H2B, H2A हो. इसी तरीके से HMTs जिन्हें हमने हिस्टोन मेथिल ट्रांसफरेज कहा, इसे भी हम KMT, हम फिलहाल बात कर रहे हैं लाइसिन ग्रुप की, तो KMT यानी लाइसिन पर मिथाइल ट्रांसफरेज अगर हो तो उसे हम KMT कहते हैं. और जब आर्जिनिन की बात आई थी तो मैंने आपको बताया था कि PRMT यानी कि प्रोटीन आर्जिनिन मिथाइल ट्रांसफरेज, यानी कि PRMT एंजाइम जो है वो आर्जिनिन जो रेजिड्यू यहाँ पर टेल पर है उस पर मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है. इसी तरीके से फ्रेंड्स,
काइनेजेस जो हैं वो फास्फेट ग्रुप, हम जानते हैं कि काइनेज एंजाइम जो है वो फास्फेट ग्रुप को इस स्टोन टेल पर अटैच करता है, तो काइनेजेस एंजाइम। इसी तरीके से अगर यूबिक्यूटिन का अटैचमेंट होता है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में समझा था कि H2A और H2B की जो 119th पोजीशन और 120th और कुछ में 123 से बताया गया है, तो उन पोजीशंस के ऊपर जो C टर्मिनल के नज़दीक होती है उनमें अगर यूबिक्यूटिनेशन का प्रोसेस हो रहा है तो ये जो है यूबिक्यूटिन लाइगेज एंजाइम जो है उसकी प्रेजेंस में होता है। तो फ्रेंड्स, अब जो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर समझना है वो ये समझना है कि जितने भी एंजाइम हैं इस तरह के जो यहाँ पर इस हिस्टोन टेल पर किसी न किसी स्पेसिफिक ग्रुप को लाकर अटैच करते हैं, फिर वो चाहे एसिटाइल ग्रुप हो, चाहे मिथाइल ग्रुप हो, चाहे फास्फेट ग्रुप हो, चाहे यूबिक्यूटिन हो, तो ये सभी एंजाइम्स जो इस हिस्टोन टेल के ऊपर किसी ग्रुप को लाकर अटैच करते हैं, इन एंजाइम्स को हम राइटर के नाम से जानते हैं। यानी ये ऐसे एंजाइम हैं जो मॉडिफायर को, ऐसे मॉडिफायर हैं जो यहाँ पर स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप को लाकर यहाँ पर अटैच करते हैं, यानी इस हिस्टोन की जो टेल्स हैं उनको मॉडिफाई करते हैं, उनमें चेंज करते हैं। तो इन सभी को, बिकॉज ये यहाँ पर आकर इस हिस्टोन टेल पर कुछ मार्क कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम राइटर के नाम से जानते हैं। यानी किसी केमिकल ग्रुप को लगाने वाले जितने भी एंजाइम हैं उन्हें हम जो हैं वो राइटर के नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स, जैसा कि कल की क्लास में भी हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जैसे ये हेड्स है इसका या कैट्स है, इसका काम है एसिटाइल ग्रुप को लगाना, बिकॉज ये कोवेलेंट होते हैं और रिवर्सिबल भी होते हैं। तो इसी वजह से अगर हेड्स अवेलेबल है तो जब इसकी जरूरत नहीं होगी, यानी इस एसिटाइल ग्रुप को यहाँ से रिमूव करना होगा, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम होगा HDAX, यानी हिस्टोन डी एसिटाइलेज। यानी हिस्टोन डी एसिटाइलेज जो है वो यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप को हटाएगा। इसी तरीके से KMT अगर लाइसिन को यहाँ पर KMT यानी मिथाइल ट्रांसफेज यानी मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर लाकर लगाता है, तो उसी तरीके से KDM जो कि लाइसिन डी मिथाइलेज, जिसे LSD यानी लाइसिन स्पेसिफिक डी मिथाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, ये जो एंजाइम है ये यहाँ पर इस मिथाइल का डीमिथाइलेशन करेंगे, यानी हिस्टोन टेल से इसको रिमूव करेंगे। तो HDAC, KDM और इसी तरीके से जैसे यहाँ पर PRMT जो एंजाइम है ये एंजाइम आर्जिनिन को लगाने के लिए काम आया, तो उसी तरीके से यहाँ पर एक स्पेसिफिक एंजाइम JMJD6, ये JMJD6 जो है वो एक जुमोंजी कैटालिटिकल डोमेन है और उसके जो मेंबर्स हैं उसमें से आता है। और ये JMJD जो है ये भी कई तरह के कैडियम एंजाइम्स ग्रुप को यहाँ पर रखता है। तो JMJD6 जो है उसके यहाँ पर दो काम यानी कि दो मेन पर्पस यहाँ पर इसे जो एक्टिवेट होने के हैं। पहला तो ये कि ये एंजाइम यहाँ पर जो आर्जिनिन है, जिसने PRMT ने आर्जिनिन को यहाँ पर जो है वो पोजीशन दी, और उसी तरीके से JMD6 जो है वो आर्जिनिन समूह से इस मिथाइल को रिमूव करने में मदद करता है। तो ये एंजाइम एक तो आर्जिनिन को रिमूव करेगा, वहीं दूसरी ओर ये हाइड्रोक्सिलेज की तरह भी व्यवहार करता है। और जो लाइसिन रेजिड्यू है, यानी एक साथ दो काम, एक तो आर्जिनिन का डीमिथाइलेशन और दूसरा जो लाइसिन है उसका हाइड्रोक्सिलेशन भी ये करता है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से PADI जो कि पेप्टाइडल आर्जिनिन डीएमिनेज, यानी जो आर्जिनिन ग्रुप है इसका डीएमिनेशन करके इसे सिट्रुलिन में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से ये भी आर्जिनिन को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और वहीं ये यहाँ पर डीमिथाइलेशन करता है। अगर हम अगले एंजाइम की बात करें तो फास्फेटेज, हम जानते हैं कि काइनेजेस का जो काम है वो फास्फेट ग्रुप को ऐड करना है, वहीं फास्फेटेज एंजाइम जो है वो फास्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। और अगला यूबिक्यूटिन, लाइगेज ने यूबिक्यूटिन को लगाया, तो वहीं USP यानी यूबिक्यूटिन स्पेसिफिक प्रोटीएज 2, ये एंजाइम यहाँ पर जो है वो यूबिक्यूटिन जो है उसको रिमूव करने का काम
करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ये सभी राइटर्स थे, यानी इन्होंने राइट किया, मार्क किया हिस्टोन टेल की पोजीशन को, इसी तरीके से ये जो एंजाइम्स हैं इन्हें इरेजर्स कहते हैं। ये इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं उस स्पेसिफिक ग्रुप को जो हिस्टोन टेल पर इन राइटर्स के द्वारा ऐड किया गया है। तो एचडेक एसिटाइलेशन को रिमूव करने के लिए, केडीएम या एलएसडी जो है वो मिथाइल ग्रुप को के पोजीशन पर यानी लाइसिन से मिथाइल ग्रुप को हटाने के लिए, इसी तरीके से अगर आर्जिनिन लगा हुआ है तो उसे रिमूव करने के लिए जेएम जेडी6 और पीएडीआई जो है वो यहाँ पर काम करते हैं। फास्फेट को हटाने के लिए फास्फेटेज और यूएसपी सेकंड जो है वो लाइगेज के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने समझा कि राइटर और इरेजर ये कैटेगरी है इन एंजाइम्स में। इन एंजाइम्स को हम इन दो कैटेगरीज में यहाँ पर बांट सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है वो रीडर्स का है। फ्रेंड्स, ये हमने समझ लिया कि मॉडिफिकेशन की क्रिया हुई और मॉडिफिकेशन से जो है वो हिस्टोन टेल पे कोई स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप आकर के अटैच हो गया। अब सवाल ये है कि सेलुलर मशीनरी जो है, यानी सेल को ये कैसे पता लगे कि यहाँ पर कौन सी हिस्टोन टेल के ऊपर किस पोजीशन के ऊपर जो है वो मॉडिफिकेशन हुआ है, और अगर पता चल जाए, आइडेंटिफिकेशन हो जाए, तो फिर उस मॉडिफिकेशन को जो है वो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के साथ में कैसा जोड़े। क्योंकि हमारा अल्टीमेटली जो एम है वो ये है कि इस हिस्टोन का मॉडिफिकेशन अगर ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करने के पर्पज से हुआ है, यानी जैसे एसिटाइलेशन हुआ है या ऐसे ग्रुप आकर ऐड हुए हैं जो यहाँ पर इसका मॉडिफिकेशन ट्रांसक्रिप्शन को पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए यानी एक्टिवेशन करने के लिए अगर होता है, तो ये जरूरी है कि जो मॉडिफिकेशन यहाँ पर हुआ है सेलुलर मशीनरी सबसे पहले उसको रीड करे, उसको पढ़े और फिर उसको इस तरह से ट्रांसलेट करे कि जो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी है, जो आरएनए पॉलीमरेज है, ट्रांसक्रिप्शन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, उन तक ये मैसेज पहुंचे तो आगे जाकर के वो आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन को संपन्न करवा सके। तो फ्रेंड्स, इसके लिए अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रीडर्स। तो रीडर्स वो प्रोटीन डोमेन्स होते हैं जो सबसे पहले यहाँ पर जो भी मॉडिफिकेशन इन राइटर्स के थ्रू हुआ है उसे रीड करते हैं, और रीड करने के बाद इस मैसेज को डिफरेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, कुछ मीडिएटर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कुछ कोएक्टिवेटर प्रोटीन्स हो सकते हैं, जिनके थ्रू ये मैसेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी तक पहुंचाया जाता है और फिर वहां से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अब बात करें इन रीडर्स की, यानी कि रीड कौन कौन से या किस किस तरह के ग्रुप्स यहाँ पर करते हैं, तो फ्रेंड्स एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो जनरली जो सामान्य स्थितियों में जो दिया जाता है, वैसे ये डेप्थ में है, हम थोड़ी बहुत उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो दो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये कि एसिटाइलेशन को अगर रीड करना है तो इसके लिए जो डोमेन काम करता है उसे आप ब्रोमो डोमेन कहेंगे। यानी ब्रोमो डोमेन जो है वो इस एसिटाइलेशन की क्रिया को, यानी एसिटाइल का जो मॉडिफिकेशन हिस्टोन टेल पे हुआ है उसको रीड करेगा। इसी तरीके से बेसिकली हम इन दो के बारे में पढ़ते हैं, एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन, और मिथाइलेशन जो है उसको क्रोमोडोमेन यहाँ पर रीड करता है। हालांकि मिथाइलेशन को सिर्फ क्रोमोडोमेन ही रीड नहीं करता, क्रोमोडोमेन के अलावा कई तरह के अन्य डोमेन्स हैं जिनके बारे में हम अभी जानेंगे। तो ये जो डोमेन्स हैं, डिफरेंट डोमेन्स जो हैं वो एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, यूबिक्यूटिनेशन के बारे में अभी जो रिसर्च जितना जानकारी में है इतना क्लियर नहीं हो पाई है इमेज के भी इसके लिए रीडर्स का क्या हिसाब है, लेकिन जो बाकी के जैसे एसिटाइलेशन, जो मिथाइलेशन, आपके फॉस्फोराइलेशन जो है, इनके बारे में हम इनके लिए बेसिकली किस किस तरह के रीडर्स और किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे अगर आप इस थर्ड पोजीशन के डायग्राम को देखें, फर्स्ट से आपके क्लियर है कि राइटर ने यहाँ पर राइट अप कर दिया, यहाँ मिथाइलेशन राइट किया, यहाँ एसिटाइलेशन राइट किया, यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन को यानी फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पर राइट कर दिया। इसी तरीके से इरेजर ने यहाँ से रिमूव कर दिया, यानी इनमें से कोई एंजाइम अलग अलग पोजीशन पर आए और उन्होंने ये जो मॉडिफाइड ग्रुप है इसको यहाँ से वापस सब पोजीशन से हटा दिया। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट पोजीशन है ये रीडर। फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे ही यहाँ पर हिस्टोन टेल का मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर एक विशेष तरह के यानी स्पेसिफिक टाइप के जो प्रोटीन डोमेन है वो यहाँ पर
इस जो इसका स्पेसिफिक जो केमिकल ग्रुप यहाँ पर आकर लगा है इसकी सतह पर आकर लगते हैं और इससे जो है वो स्पेसिफिक टाइप की बॉन्डिंग करते हैं। अगर हम बात करें रीडर्स की तो फ्रेंड्स अब एक जो यहाँ पर और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो रीडर्स हैं ये रीडर्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक जो मॉडिफिकेशन यहाँ पर हुआ है उसके लिए एक स्पेसिफिक रीडर काम करेगा, ऐसा नहीं है। ये रीडर्स भी मल्टीपल प्रोटीन अपने पास रखते हैं फोल्डिंग की फॉर्म में और एक साथ जो एक रीडर कॉम्प्लेक्स है वो कई जो मॉडिफिकेशंस हैं उनको रीड कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ पर इसको रीड कर रहा है H3 पोजीशन पर और वहीं पर H3 टेल के ऊपर आप जानते हैं डिफरेंट अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं, तो एक साथ एक से अधिक जो रेजिड्यूज हैं उनके मॉडिफिकेशन को ये रीडर्स जो हैं वो रीड कर सकते हैं। एक को भी कर सकते हैं, दो को भी कर सकते हैं, तीन को भी कर सकते हैं और कई तरह के मॉडिफिकेशंस को रीड कर सकते हैं। इसी तरीके से ऐसा भी होता है कई बार कि नज़दीकी न्यूक्लियोसोम का कोई मॉडिफिकेशन हुआ है उसको भी उसी रीडर के द्वारा रीड कर लिया जाए। तो ये जो रीडर के जो प्रोटीन्स हैं वो डिपेंड करता है कि हिस्टोन टेल के किस पोजीशन पर जो अमीनो एसिड रेजिड्यू हैं उसको ये रीड कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके रीडर्स की तो एसिटाइलेशन के लिए यहाँ पर ब्रोमो डोमेन इसे रीड करता है। इसी तरीके से मिथाइलेशन को बेसिकली जो क्रोमो डोमेन है वो यहाँ पर रीड करता है। इसी तरीके से जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको एक विशेष डोमेन 1433 जो प्रोटीन डोमेन है वो रीड करता है। और अगर हम यहाँ पर इसे और क्लियरिटी के साथ में समझने की कोशिश करें तो एसिटाइलेशन के लिए तो ब्रोमो डोमेन भी अगर हम अपने नॉलेज में रखते हैं तो ये इसकी क्लियरिटी इससे आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें मिथाइलेशन की तो मिथाइलेशन बिकॉज हम जानते हैं कि मिथाइलेशन मोनोमिथाइलेशन हो सकता है, डाई मिथाइलेशन हो सकता है, ट्राई मिथाइलेशन हो सकता है और इसमें भी डिपेंड करता है, जैसा कि पिछली क्लास में हमने इस पर बात की थी कि कौन से अमीनो एसिड रेजिड्यूज के ऊपर वो लगा है। मिसाल के तौर पे H3 हिस्टोन की जो K4 पोजीशन है यानी फोर्थ पोजीशन पे जो लाइसिन है उसका चाहे मोनोमिथाइलेशन करा दो, चाहे डाई मिथाइलेशन करा दो या ट्राई मिथाइलेशन करा दो, तो वो सभी मिथाइलेशन जो होंगे वो ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करने वाले होंगे। लेकिन इसी H3 हिस्टोन की K9 और K27 पोजीशन पर जो डाई और ट्राई मिथाइलेशन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन को साइलेंस करने वाला होता है, DNA सीक्वेंस की एक्सेसिबिलिटी को रिड्यूस करने वाला होता है। तो उस संदर्भ में यहाँ पर कई तरह के जो डोमेन्स हैं वो यहाँ पर आकर काम करते हैं। तो एक बेसिक डोमेन अगर हम बात करें तो मिथाइलेशन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये H3 पोजीशन की एक एन टेल यहाँ से निकल कर आई है। यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे जैसे क्रोमो डोमेन जो है यहाँ पर सबसे पहले ये लाइसिन यानी K सिंबल लाइसिन का यहाँ पर इसका मिथाइलेशन हुआ और मिथाइलेशन के बाद में इस जैसे ही ये मिथाइलेशन हुआ तो ये यहाँ पर मिथाइलेशन होने के बाद रीडर के लिए ये कोड की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे हम जो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो ट्रांसलेशन होता है उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो mRNA के मैसेज को रीड करने के लिए tRNA के पास एंटीसेंस कोडोन होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड आकर के लगते हैं। तो ठीक उसी तरीके से फ्रेंड्स ये जो रीडर होते हैं ये रीडर भी हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने इन मॉडिफिकेशंस के लिए, यानी हिस्टोन टेल पे जितने भी मॉडिफिकेशंस को एक रीडर के द्वारा रीड किया जाना है वो भी स्पेसिफिक होते हैं और उन्हीं के हिसाब से जो है वो आगे मैसेज इसका कन्वे किया जाता है। और ये जो कोड होते हैं इन्हें हम हिस्टोन कोड के नाम से जानते हैं, यानी हिस्टोन टेल के ऊपर जो मॉडिफिकेशन हुआ उन्हें रीडर रीड करता है तो उन्हें हम ये ग्रुप में होते हैं, कई हिस्टोन कोड्स को ये एक साथ रीड कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अब हम अगर आगे बात करें कि यहाँ पर मिथाइलेशन जो है इसे रीड करने के लिए डिपेंड करेगा कि H3 की किस पोजीशन पर लाइसिन के ऊपर या आर्जिनिन के ऊपर मिथाइलेशन हो रहा है। तो अलग अलग जो पोजीशन है उनके ऊपर अलग अलग तरह के अमीनो एसिड रेजिड्यू हैं और हो सकता है ये मिथाइलेशन जो है वो एक जगह पर क्रोमोडोमेन के थ्रू हो रहा है, वहीं अदर सरफेस के ऊपर यानी अदर पोजीशन के ऊपर ये ट्यूडर डोमेन के थ्रू हो सकता है, ये PHD यानी प्लांट होमियोडोमेन के थ्रू हो सकता है, MBT डोमेन के थ्रू जो है वो मैलिग्नाइंट ब्रेन ट्यूमर के थ्रू हो सकता है, WD40
WD40, यानी D से यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड और W से यहाँ पर ट्रिप्टोफैन, यानी ट्रिप्टोफैन एस्पार्टिक एसिड 40, मतलब ये इसका एक स्पेसिफिक कोड है। तो ये WD40 प्रोटीन के थ्रू हो सकता है। इसी तरीके से P से प्रोलिन, W से ट्रिप्टोफैन, फिर W ट्रिप्टोफैन, यानी कि प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलिन। तो ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन डोमेन की तरह काम कर सकता है। इसकी रिपीटेटिव सीक्वेंसिंग जो है वो कर सकती है। इसी तरीके से एनकायरिन रिपीट्स जो है वो यहाँ पर काम कर सकता है। आप इस पोजीशन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 4th पोजीशन पे जो मिथाइलेशन हुआ उसको क्रोमोडोमेन ने रीड किया, लेकिन यहाँ पर 17th पोजीशन पर जो मिथाइलेशन आर ग्रुप समूह के ऊपर हुआ, यानी आर्जिनिन के ऊपर जो हुआ, उसे ट्यूडर डोमेन ने रीड किया। ऐसा जरूरी नहीं है, ये जो ट्यूडर डोमेन है ये मिथाइलेशन को भी रीड कर सकता है। ये यहाँ पर डीमिथाइलेशन के लिए काम कर सकता है, एसिटाइलेशन के लिए काम कर सकता है, और इसी तरीके से जो PhD डोमेन है ये भी कई जगह डीमिथाइलेशन और एसिटाइलेशन की तरह काम करता है। ये डिपेंड करता है कि ये अमीनो एसिड रेजिड्यू की किस पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स ये अलग अलग ग्रुप हैं। इसी तरीके से जो एनकायरिन रिपीट है ये यहाँ पर मिथाइल ट्रांसफरेज की तरह, यानी मिथाइल ग्रुप को ऐड करने की तरह काम करता है। तो ये सभी जो हैं ये क्रोमोडोमेन के अलावा जो अदर डोमेन्स हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। एसिटाइलेशन के लिए ब्रोमोडोमेन को हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें फास्फोराइलेशन की, तो हमने जैसे बात की कि 1433 डोमेन जो है वो यहाँ पर फास्फोराइलेशन की क्रिया को करने के लिए काम आता है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें कि जो एसिटाइलेशन जो है ये ब्रोमोडोमेन के थ्रू हो रहा है, तो ब्रोमोडोमेन यहाँ पर किस फॉर्म में किस तरह से काम कर सकता है। फ्रेंड्स ब्रोमोडोमेन जो है ये एक प्रोटीन का समूह है, यानी कि प्रोटीन ग्रुप है, और ये प्रोटीन ग्रुप यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ये ब्रोमोडोमेन जो है वो हो सकता है कि इस हैट या कैट एंजाइम से, बिकॉज हम समझते हैं कि जो ब्रोमोडोमेन है वो एसिटाइलेशन को रीड करने वाला है, और हैट जो है यानी कि हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो है ये मॉडिफाई करता है हिस्टोन टेल को एसिटाइल ग्रुप के साथ में। तो यहाँ पर जो ब्रोमोडोमेन है ये ब्रोमोडोमेन इस हैट ग्रुप के साथ भी पाया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्सेस की। उन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हम देखेंगे कि हैट जो है वो यहाँ पर ब्रोमोडोमेन जो है ये दोनों एक साथ इनकी पोजीशन हो सकती है, यानी हैट का जो प्रोटीन ग्रुप होगा वो एंजाइम ग्रुप होगा, उसमें ब्रोमोडोमेन की पोजीशन भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रोमोडोमेन इस एंजाइम के साथ हो सकता है। ब्रोमोडोमेन जो है ये प्रोटीन्स जो हैं ये जो जिसकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स भी काम करते हैं, उन क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स का हिस्सा भी ये ब्रोमोडोमेन हो सकते हैं। और इसी तरीके से हो सकता है कि ये ब्रोमोडोमेन यहाँ पर स्वतंत्र रूप से रहें और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो हैं वो कुछ मीडिएटर प्रोटीन्स के थ्रू जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को अप्रोच करें। तो इसी तरीके से ब्रोमोडोमेन जो है वो यहाँ पर 2 या 3 पोजीशन पे यहाँ पर पाया जा सकता है। फ्रेंड्स अगर हम ब्रोमोडोमेन को यहाँ पर ये कितने नंबर इनका कहाँ किस पोजीशन पे कितना हो सकता है, तो सागा हैट कॉम्प्लेक्स जो है ये एक क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स की तरह काम करता है, जिसका एक्चुअल पर्पस जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्टोन जो ऑक्टोमर है उसकी पोजीशन को बदलने के उसकी पोजीशन को शिफ्ट करने के हिसाब से रहता है। तो सागा हैट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैट कॉम्प्लेक्स भी है, यानी कि ये जो एंजाइम एक्टिविटी है उसका भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, और वहीं पर यहाँ पर जो ब्रोमोडोमेन है वो भी इस SAGA पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। इस सागा हैट कॉम्प्लेक्स के 2 जो प्रोटीन समूह होते हैं जिन्हें हम GCN5 के नाम से जानते हैं और SEPT7 के नाम से जानते हैं, इनमें ये दोनों ही GCN5 और SPT7 जो है वो यहाँ पर जो है ब्रोमोडोमेन की तरह काम करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसका नाम BRD हो ये ज़रूरी नहीं है, जिस ग्रुप में ये प्रेजेंट है वहाँ पर ये स्पेसिफिकली वो समूह जो है इसके लिए काम कर सकता है। फ्रेंड्स इसी तरीके से RSC यानी क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो उसमें 3 तरह के ब्रोमोडोमेन्स यहाँ पर पाए जा सकते हैं, RSC 1, 2, 3। तो हम देख रहे हैं कि ब्रोमोडोमेन जो है ये 2 ब्रोमोडोमेन वाले ग्रुप हो सकते हैं, 3 ब्रोमोडोमेन, ये तो नंबर ऑफ ब्रोमोडोमेन है। अब हर एक ब्रोमोडोमेन जो है वो कितने अमीनो एसिड रेजिड्यूज को जो है
वो रीड करता है वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पर। इसी तरीके से पॉलीब्रोमोडोमेन ग्रुप भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो पॉलीब्रोमोडोमेन ग्रुप जो है ये अकेला करीब 6 तरह के जो ब्रोमोडोमेन समूह हैं वो रखता है, और हर एक ब्रोमोडोमेन समूह यानी कि हर एक जो इसका ब्रोमोडोमेन होगा वो आगे जाकर डिफरेंट जैसे H3 पोजीशन के ऊपर जो है वो H3-4 का किसी का को रीड करेगा, इसी तरीके से वो H3-7 को, यानी कि फिर आगे जाकर ये BRD2 ये भी कुछ खास तरह के जो स्टोन टेल मॉडिफिकेशन है इन्हें रीड करेगा, BRD3 करेगा, BRD4 करेगा, BRD5 और 6 करेंगे। तो ये पांचों छह जो ब्रोमोडोमेन्स होते हैं इस पॉलीब्रोमोडोमेन समूह के, तो ये भी आगे इस स्टोन टेल मॉडिफिकेशन को वेरिंग नंबर के साथ में रीड करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने राइटर, इरेजर और रीडर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। रीडर यहाँ इंपॉर्टेंट फिर एक बार बता दूं इसलिए है क्योंकि रीडर के जरिए से ही उन सूचनाओं को स्टोन कोड के फॉर्म में रीड किया जाता है, और रीड करने के बाद आगे मैसेज कन्वे किया जाता है, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी एक्टिवेट होकर के जो है वो DNA ट्रांसक्रिप्शन करे। वहीं साथ ही साथ अगर जो मान लीजिए जो न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स या क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स अगर यहाँ पर काम करता है तो ये न्यूक्लियोसोम की पोजीशन को भी शिफ्ट करने का यहाँ पर काम करते हैं। तो फ्रेंड्स ब्रोमोडोमेन के बारे में हमने यहाँ पर जाना कि भाई किस तरह से ब्रोमोडोमेन जो है वो यहाँ पर पाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अब अगर इस क्रोमोडोमेन को समझें तो क्रोमोडोमेन के यहाँ पर हम 3 टाइप्स देख सकते हैं। H3 सब यूनिट जो है उसकी K4th पोजीशन पर, K9th पोजीशन पर और K27th पोजीशन पर। यहाँ पर K4th पोजीशन पर जो क्रोमोडोमेन रीडर की तरह काम करता है वो CHD1 प्रोटीन डोमेन है, यानी कि क्रोमोडोमेन हेलिकेज DNA बाइंडिंग प्रोटीन 1। ये CHD1 जो है वो ATP डिपेंडेंट एक क्रोमेटिन फैक्टर की तरह यहाँ पर काम करता है, और ये CHD1 जो है दूसरी तरफ सागा हैट कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ पर सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन या हम कहें कि जो लाइसिन का मिथाइलेशन है इसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है। इसी तरीके से इसकी 9th पोजीशन पर HP1 जो है वो इसके मिथाइलेशन को रीड करता है। HP1 यानी हेटेरोक्रोमेटिन प्रोटीन 1 जो है वो इसे रीड करता है, और 27th पोजीशन पर CBX2 यानी क्रोमोबॉक्स 2 जो है वो इसके डाई और ट्राई मिथाइलेशन को रीड करता है। ये क्रोमोबॉक्स 2 जो है वो PRC कॉम्प्लेक्स यानी कि पॉलीकॉम्ब रिप्रेशन कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट होता है, और ये पॉलीकॉम्ब रिप्रेशन कॉम्प्लेक्स जो है ये 27th पोजीशन और डाई और ट्राई मिथाइलेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो इस तरह से ये तीनों तरह के जो क्रोमोडोमेन हैं वो यहाँ पर इनमें डाई और ट्राई मिथाइलेशन को यहाँ पर रीड करने का काम करते हैं, और अलग अलग जो चाहे क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ करके जो है वो न्यूक्लियोसोम की पोजीशन को शिफ्ट करना हो या हिस्टोन मॉडिफिकेशन के थ्रू काम करना हो वो यहाँ कर सकते हैं। अब अगर इस एक एग्जाम्पल को हम समझें कि HP1 क्रोमोडोमेन यहाँ पर किस तरह से काम करता है, तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं कि ये मान लीजिए ये एक पोजीशन के ऊपर ये ट्राई मिथाइलेशन है। इस ट्राई मिथाइलेशन को सबसे पहले इस K9 यानी H3K9 पोजीशन पर इस ट्राई मिथाइलेशन को रीड किया इस HP1 ने यानी हेटेरोक्रोमेटिन प्रोटीन 1 ने। ये हेटेरोक्रोमेटिन प्रोटीन 1 अब यहाँ 2 तरह के जो है रिक्रूटमेंट कर सकता है। एक KMT1 यानी कि लाइसिन मिथाइल ट्रांसफरेज, वहीं दूसरी ओर ये DNMT यानी DNA मिथाइल ट्रांसफरेज को भी रिक्रूट कर सकता है, और ये DNMT आगे जाकर इस HDAC यानी कि हिस्टोन डी एसिटाइलेज जो है वो भी यहाँ पर रिक्रूट किया जा सकता है। तो अब यहाँ ये कोऑपरेटिव फैशन में काम किस तरह से करता है कि मिथाइलेशन को रीड करने के बाद में फर्दर मिथाइलेशन के लिए ये सबसे पहले ऐसे एंजाइम को रिक्रूट किया जिससे ये एसिटाइलेशन का डी एसिटाइलेशन किया जा सके। तो यहाँ हम देख सकते हैं HDAC जो यहाँ पर रिक्रूट हुआ है वो इसका डी एसिटाइलेशन इन पोजिशंस पर कर देता है। डी एसिटाइलेशन होने के बाद
अब जो KMT है यानी कि लाइसिन मिथाइल ट्रांसफरेज है, ये यहाँ पर इन डीएसिटाइलेटेड हिस्टोन टेल रीजन्स पर इसका मिथाइलेशन कर देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें मिथाइलेशन करवाना है तो पहले हमें डीएसिटाइलेशन करवाना होगा ताकि एसिटाइल ग्रुप को उस पोजीशन से हटाया जा सके और उसके बाद मिथाइलेशन कराया जा सके। और इसी तरीके से अगर एसिटाइलेशन करवाना है तो पहले मिथाइलेशन अगर उस पोजीशन पर है तो उस मिथाइलेशन को डीमिथाइल करवाना होगा, उसके बाद ही ये हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये ब्रोमोडोमेन क्रोमोडोमेन का जो रीडर के कॉन्सेप्ट था उसके बारे में हमने बात की, कुछ इन अदर डोमेन्स के बारे में हमने बात की। आगे की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम फर्दर जो है वो किस तरह से जो ये मैकेनिज्म आगे काम करती है उसको समझेंगे। क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, उसमें कौन कौन से जो कॉम्प्लेक्स हैं वो काम आते हैं और ये मशीनरी कैसे काम करती है उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक्स।